स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल इंस्पायर्ड एकेडमी में। मैं सोनू सर, जो कि लेक्चर नंबर 7 को लेकर आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। प्रीवियस वीडियो में आप पर्यावरण शिक्षण की विधि पढ़ रहे थे। आज आपको पर्यावरण शिक्षण में जो विधि आप पढ़े थे उसके आगे की जो विधियां हैं उस विधि को आपको पढ़ना है। तो इसके प्रीवियस में जो विधि आपने पढ़ा था, भ्रमण विधि पढ़े थे, फिर दूसरा आपने पढ़ा था कहानी विधि, नेक्स्ट पढ़े थे आप पर्यावरण शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, ये आपने पढ़ लिया था। तो आज उनके आगे की से कौन कौन सी विधियां हैं उस विधियां को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे पहला आगमन और निगमन विधि, दूसरा जानेंगे प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है, तीसरा जानेंगे संश्लेषण और विश्लेषण विधि, चौथा जानेंगे दंतिकार विधि, पांचवा पढ़ेंगे अन्वेषण विधि और अंतिम और लास्ट पढ़ेंगे प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, तो जनरली आगमन और निगमन विधि, आगमन और निगमन विधि के जो जनक माने जाते हैं वो अरस्तु माने जाते हैं। आगमन और निगमन विधि के जो जनक माने जाते हैं वो आपके अरस्तु माने जाते हैं। आगमन और निगमन की जो विधि जो माने जाते हैं वो आपके एक वैज्ञानिक है, आपके एक मनोवैज्ञानिक है अरस्तु, तो वो आपके अरस्तु माने जाते हैं। आगमन विधि जो होती है ये प्राथमिक कक्षाओं में प्रयोग की जाती है। आगमन विधि कहाँ पे प्रयोग की जाती है? प्राथमिक कक्षाओं में प्रयोग की जाती है। और आगमन विधि में हम क्या करते हैं, उदाहरण के पश्चात नियम बताते हैं। उदाहरण के पश्चात हम क्या करते हैं, नियम बताते हैं। मतलब बच्चों को पहले उनके परिवेशीय उदाहरण के द्वारा बताना, जिससे वो अपने आसपास के एक ऐसे उदाहरण बताना जिससे वो परिचित हो, तब उनको नियम सिखाया जाए। मतलब आगमन विधि एक लाइन में ऐसा कहा जा सकता है कि आगमन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चों को पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम बताया जाता है। उदाहरण उनके आसपास के क्षेत्र से बताया जाता है, अर्थात उनके वातावरण से, पर्यावरण क्षेत्र के थ्रू एक सरल उदाहरण बताया जाता है। फिर दूसरा क्या है, निगमन विधि। निगमन विधि में क्या करते हैं, निगमन विधि जो होती है ये उच्च कक्षाओं में प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग हम प्राथमिक कक्षा में नहीं करते, इस विधि का प्रयोग हम उच्च कक्षा में प्रयोग करते हैं निगमन विधि का। और इसमें बच्चों को पहले नियम बताया जाता है, इसमें बच्चों को पहले नियम बताया जाता है, नियम के बाद उसको उदाहरण बताया जाता है। तो इसलिए निगमन विधि का प्रयोग हम उच्च कक्षाओं में करते हैं। NCF 2005 ये भी कहता है कि जो बच्चों को पहले नियम नहीं बताने जाने चाहिए, क्योंकि उनकी जो मानसिक क्षमता है उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए आगमन विधि का प्रयोग हम प्राथमिक स्तर पर करते हैं, जबकि निगमन विधि का प्रयोग हम उच्च स्तर पर करते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि जो है, इसके डैडी जो माने जाते हैं, जनक जो माने जाते हैं, सुकरात माने जाते हैं। प्रश्नोत्तर विधि काफी इंपॉर्टेंट विधि है। इसमें क्या होता है, तो प्रश्नोत्तर विधि में हम पहले क्या करते हैं, प्रश्न उत्तर के माध्यम से सीखते हैं। जैसे टीचर कोई क्वेश्चन छात्रों से पुटअप करता है, पूछता है, तो बालक उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। अर्थात बालक और शिक्षक के मध्य एक अंतःक्रिया स्थापित होती है। बालक और शिक्षक के मध्य एक अंतःक्रिया स्थापित हो जाती है। अर्थात हम ऐसा कहें कि बालक और शिक्षक के मध्य एक ऐसा समन्वय स्थापित हो जाता है जो बालक के स्वाभाविक ज्ञान और चिंतनशील प्रक्रिया को काफी अच्छा बनाता है। इसलिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हम करते हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि में हम पहले जानेंगे कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से सीखेंगे। मतलब शिक्षक जो होगा वो छात्रों से कुछ क्वेश्चन करेगा, और जो क्वेश्चन करेगा छात्रों से, छात्र उसका उत्तर देंगे, और बालक और शिक्षक के मध्य एक अंतःक्रिया स्थापित होगी। जो अंतःक्रिया स्थापित होगी तो बालक को चिंतनशील करेगा, तब शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देगा। अर्थात बालक जो होगा प्रश्नोत्तर विधि में काफी क्रियाशील हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन एराइज किया जाता है तो बालक उस कार्य को अपना चिंतनशील शुरू कर देता है, अपना माइंड
मेकअप शुरू कर देता है और उस कार्य को क्रियाशील भी बनाता है। तो इसलिए प्रश्नोत्तर विधि काफी अहम विधि मानी जाती है। प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट विधि आपको पढ़नी है संश्लेषण और विश्लेषण विधि। संश्लेषण और विश्लेषण विधि। तो संश्लेषण विधि जैसे प्राथमिक कक्षाओं में हम पहले क्या करते हैं, बच्चों को संश्लेषित करते हैं, मतलब छोटे छोटे वाक्यों को बताते हैं, संक्षिप्त वर्णन देते हैं। जैसे किसी पाठ को कोई शिक्षक पढ़ाता है, कोई पाठ शिक्षक पढ़ाता है, तो पढ़ाने के दौरान पहले उस पाठ का वो समरी बताता है, सारांश बताता है, अर्थात पाठों का वो संक्षिप्त वर्णन कर देता है। जब पाठों का वो संक्षिप्त वर्णन कर देता है तो बच्चों के वो पूर्व ज्ञान के आधार पर बताता है, बच्चों के पूर्व ज्ञान को जोड़ देता है, तो बच्चों को उसका विस्तार देने में काफी आसानी होता है। तो इसलिए संश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं, पहले हम उस चीज का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। पहले क्या करेंगे, संक्षिप्त वर्णन करेंगे और संक्षिप्त वर्णन के बाद उसका हम क्या करेंगे, सारांश बताएंगे। तो कोई भी पाठ शुरू करने से पहले हम उसका क्या करेंगे, सारांश बताएंगे। एक समरी सारांश जब बता देंगे तो बालक के सामने उसका एक समरी बन जाएगा कि इस लेसन में, इस पाठ में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम संश्लेषण विधि में करते हैं। विश्लेषण विधि में क्या करते हैं, विश्लेषण विधि में जो चीज पाठ है उसका संश्लेषण करने के बाद धीरे धीरे उसको हम विश्लेषित करते चले जाते हैं, उसका हम विश्लेषण करते चले जाते हैं। फिर छोटे छोटे वाक्यों में उसका हम विस्तार देना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे वाक्यों में उसका हम विस्तार देना शुरू कर देते हैं। मतलब ये साफ है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसका हमें संश्लेषण करना चाहिए। कोई भी पाठ पढ़ाते हैं तो उस बच्चों के सामने उसका हमें संक्षिप्त वर्णन करना चाहिए, और संक्षिप्त वर्णन हो जाए तो धीरे 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 उसका हमें विस्तार करना चाहिए। तो संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि भी काफी अहम विधि मानी जाती है और विधियों में। तो नेक्स्ट विधि जो है आपकी दंत कार्य विधि। अगली जो विधि है वो आपकी कौन सी विधि है, दंत कार्य विधि। दंत कार्य विधि एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चों को उनके गृह कार्य के आधार पर, अर्थात दंत कार्य विधि को किस विधि के नाम से जाना जाता है, गृह कार्य विधि से जाना जाता है। कौन सी विधि, गृह कार्य। तो बच्चों को उनके गृह कार्य दिए जाए। दंत कार्य से तात्पर्य होता है बच्चों को गृह कार्य दिया जाए, और गृह कार्य बहुत ही कम दिया जाए। और गृह कार्य देने से मतलब यह है कि बच्चों को कोई गृह कार्य दे दिया गया, फिर नेक्स्ट डे बालक जब आता है तो उसके गृह कार्य को देखना चाहिए। उसके उस दिन का गृह कार्य यदि वो कर लेता है तब हमको अगले दिन का भी गृह कार्य देना चाहिए। ऐसा करने पर बालक में अधिगम अनुभव होगा। ऐसा करने पर बालक में उसका अधिगम अनुभव होगा। मतलब साफ है कि बालक जो है उस गृह कार्य को करने के लिए पूर्व गृह कार्य क्या किया और बाद में गृह कार्य क्या किया, मतलब एक तरीके से वहां पे एक सामंजस्य बन जाएगा और बालक अपने अधिगम अनुभव के अनुसार वो कार्य करना शुरू करेगा। और बालक चूंकि गृह कार्य स्वयं करता है, बालक गृह कार्य स्वयं करता है, इसलिए बालक का स्वाध्याय का विकास होगा। मतलब बालक गृह कार्य जनरली स्वयं करता है तो उसके स्वाध्याय का विकास होगा, क्योंकि वो काम लिखाई पढ़ाई जो भी होमवर्क दिया जाता है शिक्षक के द्वारा वो उस कार्य को स्वयं करता है, तो इसलिए उसकी स्वाध्याय का विकास होगा। दंत कार्य विधि जो है ये भी एक प्राथमिक कक्षाओं पे काफी इंपॉर्टेंट विधि मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका अन्वेषण विधि। नेक्स्ट आपका कौन सी विधि है, अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि जनरली ये ह्यूरिस्टिक विधि है। ये एक वैज्ञानिक आर्मस्ट्रांग थे, उन्होंने इस अन्वेषण विधि की खोज की। एक वैज्ञानिक आर्मस्ट्रांग थे, उन्होंने अन्वेषण विधि की खोज की और अन्वेषण विधि काफी इम्पोर्टेंट विधि मानी जाती है। इसमें बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर ऐसी ऐसी चीजों का उदाहरण दिया जाता है जो बालक उसको सोचते हैं और आनंदित होके अपना एक कार्य करना शुरू कर देते हैं। और जब वो अपना एक कार्य करना शुरू करते हैं तो वो नियमों और सिद्धांतों के माध्यम से धीरे धीरे अपना एक कार्य शुरू कर देते हैं, तो खोज कर देते हैं किसी भी चीज का। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वो खोज कर देते हैं। मतलब क्या, इस विधि को हम खोज विधि भी कहते हैं और इसको हम ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। अर्थात बालक में वैज्ञानिकता का विकास होगा। जब बालक कोई कार्य स्वतः करेगा और धीरे धीरे उस किसी चीज को खोज ले जाएगा
तो उसमें उसका क्या होगा, उसके वैज्ञानिकता का विकास होगा, अर्थात बालक कोई भी टॉपिक का उसका वो क्या करता है, अनुसंधान या खोज कर लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको पढ़ना है, नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट विधि क्या है, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि जो है ये एक वैज्ञानिक है किंडरगार्टन, प्रोजेक्ट विधि की खोज जो की थी किंडरगार्टन एक वैज्ञानिक है, उन्होंने इसका किया था प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि जो है वो एक वैज्ञानिक है किंडरगार्टन। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि को खोज जो की थी वो किंडरगार्टन वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने बताया था कि प्रोजेक्ट विधि जैसे कोई भी कार्य दिया जाए, प्रोजेक्ट से मतलब ये है कि जैसे कोई भी कार्य कोई शिक्षक कार्य देता है, तो कोई शिक्षक कार्य देता है तो उसका दे दिया, मान लेते कोई टॉपिक पढ़ा रहा है पेड़ पौधे या पेड़ पौधे या जीव जंतु पढ़ा रहा है, तो बच्चों को दे दिया गया कि कोई टॉपिक मान लेते हैं पत्तियों के बारे में बता रहा है, तो पत्तियों के बारे में दे दिया गया, तो बच्चे को दे दिया गया ये इतनी पत्तियां आपको बना के लाना है, ये अब पास पड़ोस। तो बच्चे जाएंगे उसके पत्तियों का वो क्या करेंगे, स्वयं अध्ययन करेंगे कि कौन सी पत्तियां हरी हैं, कौन सी लाल हैं और कौन सी पत्ती हमको बनानी है। तो विभिन्न प्रकार की पत्तियों का वो क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो जब विभिन्न प्रकार के पत्तियों का एनालिसिस करेंगे, अर्थात वो स्वाभाविक वातावरण में सीखेंगे अपने आसपास में कौन कौन सी पत्तियां हैं, कौन सी पत्तियां उनको बनाना है। ठीक है, तो उनके स्वाभाविक वातावरण में सीखेंगे, अपने वातावरण में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सी पत्ती कहाँ पे बनानी है, कौन सा लाल है, कौन सा हरा है, किस पत्ती को बनाना है। तो एक तरीके से वो अपने उसके स्वाभाविक वातावरण में सीख गए। इस तरीके से वो क्या हुए, अपने स्वाभाविक वातावरण में सीख गए। और क्योंकि वो पत्तियां उनके सामने रहती हैं, अर्थात जो पत्तियां रहती हैं वो उनके सामने रहती हैं, तो उसका क्या कर लिए, प्रत्यक्ष अवलोकन कर लिए। क्योंकि पत्तियां उनके सामने रहेंगी, जब पत्तियां उनके सामने रहेंगी तो उसका वो प्रत्यक्ष अवलोकन कर लेते हैं। जब वो प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे तो जो सीखेंगे वो क्या होगा, अस्थायी होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब कोई शिक्षक कोई कार्य देता है बालक को पत्तियों संबंधित, तो बच्चे अपने परिवेश में जाकर स्वाभाविक वातावरण में उस पत्तियों को कौन सी पत्ती सेट करनी है वो जान जाते हैं, क्योंकि वो पत्तियां उनके सामने होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं उसका वो प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं। प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं तो इसलिए जो अधिगम सीखते हैं वो अधिगम क्या होता है, अस्थाई माना जाता है। वो जो अधिगम होता है वो क्या होता है, अस्थाई माना जाता है। तो इस विधियों के साथ आप जान गए इसमें क्वेश्चंस कैसे अरेंज होता है। जैसे मान लेते हैं दंतकार विधि द्वारा कोई शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है, तो दंतकार विधि का क्या उद्देश्य होगा, दंतकार विधि का क्या उद्देश्य होगा, तो ऑप्शन में मिलेगा आपको अधिगम अनुभव अथवा स्वाध्याय का विकास। तो कहने का मतलब चाहे आप इन तीनों में से जो आपको मिलेगा वो आपको टिक मार के निकल जाएंगे। फिर प्रोजेक्ट विधि में क्या करता है, प्रोजेक्ट विधि में छोटे छोटे वाक्यों को एक प्रोजेक्ट टाइप में बना लेते हैं, उसके बाद उसका हम अध्ययन करते हैं। इसमें ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कोई शिक्षक प्रोजेक्ट विधि द्वारा कार्य करने का क्या उद्देश्य होता है, शिक्षण कार्य करने का उसका क्या उद्देश्य है। अर्थात वो प्रत्यक्ष अवलोकन कराएगा बच्चों को, स्वाभाविक वातावरण में सिखाएगा अथवा स्थायी अधिगम सिखाएगा। तो इन तीनों में से जो आपको मिलेगा वो आप टिक मार देंगे। तो रस्टिंग विधि भी ऐसी है जिसमें हम वैज्ञानिकता का विकास, ये काफी इंपॉर्टेंट विधि मानी जाती है, वैज्ञानिकता का विकास की कोई शिक्षक अन्वेषण विधि से बच्चों को सिखा रहा है तो उसका क्या उद्देश्य होगा, उसकी शिक्षण विधि का क्या उद्देश्य होगा, उसके वैज्ञानिकता का विकास कराएंगे, बच्चों की खोज विधि का विकास कराएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जो ऑप्शन में आपको मिलेगा वो आप टिक मार देंगे। फिर इसी प्रकार आपके प्रश्नोत्तर विधि का है कि प्रश्नोत्तर विधि से कोई शिक्षक कक्षा में बालकों को कैसे प्रेरित कर सकता है अथवा उसके शिक्षण कार्य करने का क्या उद्देश्य होगा, बच्चों को चिंतनशील बनाना, बच्चों को क्रियाशील बनाना, बच्चों को प्रश्नोत्तर के माध्यम से सिखाना। तो जो भी आपको ऑप्शन वहाँ टैली करेगा, एक बार अगर पढ़े रहेंगे तो आप ऑप्शन वहाँ क्लिक कर सकते हैं। इसी प्रकार संश्लेषण और विश्लेषण विधि है। फिर इसी प्रकार आपका आगमन और निगमन विधि, आगमन और निगमन विधि से इसके प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चंस अराइज किए गए हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आगमन और निगमन विधि नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।